हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये टॉपिक 10th क्लास की एनसीईआरटी की मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। इस थ्योरम को समझने के बाद हम अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको और एग्जाम में इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट दी गई है। पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। हमारे पास यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर वर्ड दिया गया है। जिन बच्चों को कॉम्पोजिट नंबर के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके 3 या उससे ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी अगर हम उस प्राइम फैक्टर्स को लिखने के ऑर्डर को इग्नोर कर दें। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 350। अब 350 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो वो मेरे पास आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 एंड ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। दैट मीन्स कि आप इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा किन्हीं और प्राइम फैक्टर्स को यूज करके 350 का प्रोडक्ट नहीं शो कर सकते हो। और अगर हम इस लास्ट लाइन का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग ये है कि हम 350 को लिखने के लिए ये जो नंबर्स हैं इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं 350 को लिखने के लिए नंबर्स का 7 का 2 का एंड 5 का ऑर्डर चेंज कर सकता हूं लेकिन ये नंबर्स यूनिक हैं। दैट मीन्स कि इन्हीं नंबर्स को ही प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, कोई और प्राइम फैक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। जैसा कि इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें मोस्टली प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है या फिर किन्हीं 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा गया है। आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना सीखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 350 एंड 5220। तो इसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले मुझे इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखना होगा। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में किया था 350 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम एज इट इज ही लिख सकते हैं जैसा कि अभी हमने एग्जांपल के थ्रू निकाली थी। तो दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 एंड 5220 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास आएगी 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 29। इसके बाद अगर हम एचसीएफ फाइंड करें दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से जो जो नंबर्स कॉमन होंगे उनको हम यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 2 और ये 2 कॉमन है तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा एंड उसके बाद ये 5 एंड ये 5 कॉमन है तो मैं इसको भी यहाँ पे लिखूंगा। इसके अलावा कोई और नंबर दोनों में कॉमन नहीं है सो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट को ही एचसीएफ के इक्वल लिखूंगा। एंड अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है तो उसके लिए पहले कॉमन नंबर में से एक एक नंबर्स को कंसीडर करना है दैट इज 2 एंड 5। इसके बाद जो नंबर्स कॉमन नहीं हैं उनको एज इट इज ही रिपीट कर देना है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 7 2 3 देन 3 एंड लास्ट में 29।
और अगर मैं इनकी प्रोडक्ट देखूं तो वो मेरे पास आएगी 182700, जो कि हमारा एलसीएम होगा। सिमिलरली हम किन्हीं 3 या उनसे ज़्यादा नंबर्स का भी एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल में 3 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 21, 126 एंड 8550। तो यहाँ पर पहले मैं 21 के प्राइम फैक्टर्स पता करता हूँ, जो कि 3 एंड 7 आएंगे। देन उसके बाद मैं 126 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगा, जो कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आएंगे। एंड लास्ट में मैं 8550 के प्राइम फैक्टर्स पता करूँगा, तो वो हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19 आएंगे। इसके बाद अगर मुझे इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ पता करना है, तो उसके लिए मैं इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का जो कॉमन नंबर होगा उसको लिखूंगा, जो कि यहाँ पर सिर्फ 3 है। सो एचसीएफ हमारे पास 3 आ जाएगा। एंड एलसीएम लिखने के लिए मुझे कॉमन फैक्टर्स में से किसी एक को लिखना होगा, और बाकी जो नंबर्स कॉमन नहीं हैं, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं हैं, उन सबको मुझे यहाँ पर एज इट इज़ ही लिखना होगा। सो 2 यहाँ से, अगेन 3 यहाँ से, 7 यहाँ से, 5 एंड 5 यहाँ से, एंड 19 यहाँ से। तो इन सब का जो प्रोडक्ट आया वो मेरे पास आएगा 59850, जो कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा। आइए इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक स्टेटमेंट सम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive 1 round of the circular path around the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. If they both start from the same point and at a same time for the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन है कि अगर किसी एक सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एंड रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, और अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो कितने मिनट के बाद एक दूसरे को दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ऐसा टाइम चाहिए जो इन दोनों के टाइम से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ही पता करेंगे। To find the time after which they meet again, we need to find LCM of that is Sonia's time and Ravi's time. So पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड देन 12 के प्राइम फैक्टर्स पता करें, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। देन एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको 1 टाइम रिपीट करना, दैट इज 2 एंड 3, एंड जो नंबर्स कॉमन नहीं है, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है, उनको एज इट इज प्रोडक्ट में लिख देना। तो हमारे पास आएगा 36 मिनट एज अ एलसीएम। तो इसका मतलब है कि जो सोनिया और रवि हैं वो 36 मिनट के बाद दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो बच्चों, हमने
सबसे पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सीखा, उसके बाद हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में दो नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना सीखा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने तीन नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करना सीखा। एंड लास्ट थर्ड एग्जाम्पल में हमने स्टेटमेंट क्वेश्चंस में से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना सीखा है। तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस को वो पूछ सकता है। आई होप कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड उसके एप्लीकेशंस अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें या सीख सकें। नए टॉपिक्स की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।